नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। और कल से हम लोग बात कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कि जो ये हमला पहलगाम में हुआ है, जिसमें 26-27 सिविलियंस मारे गए हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्यटकों पर अटैक हुआ है। क्योंकि अभी तक जितने भी आतंकवादी अटैक्स हुए हैं वो या तो आर्मी से होते हैं या आर्मी पोस्ट पे होते हैं। जहां भी पैरामिलिट्री आर्मी के लोग होते हैं वहीं होते हैं। पुलवामा में हमने देखा किस तरीके से 40 जवान शहीद हुए और आज तक उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं हुई कि उसके पीछे दोषी कौन थे। कुछ इंटरनल लोग काम कर रहे हैं, सरकार के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह जैसे लोगों को भी कटघरे में नहीं खड़ा किया गया, कहीं ना कहीं उनको भी बाईपास किया गया। अब सूचनाएं ये भी आ रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो सतलज नदियों का नियंत्रण भारत के पास है, जैसे सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, उसका नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। जबकि इधर जो है वो हम लोग की नदियों का समझौता है। समझौते के अनुसार भारत को इनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजना के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए हैं। ये जो संधि हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, ये 1960 सितंबर में हुई थी और ये संधि पाकिस्तान को प्रोवाइड करती है इंडस का वाटर। और 1965 की वॉर ले लीजिए, 1971 की वॉर ले लीजिए, 1995 का कारगिल ले लीजिए, ये ट्रीटी जस जस की तस रही। अभी भी मरीन और जो कारोबार है उस पे रोक नहीं है, पर बॉर्डरों पे रोक है। सार्क कंट्री के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। भारतीय दूतावास में जो डिफेंस के लोग हैं उनको वापस बुला लिया गया है और पाकिस्तान को भी हिदायत दी गई है कि आप अपने लोगों को यहाँ से वापस बुला ले लीजिए। तो क्या इस सारे मामले में कोई तीसरा देश शामिल है? पहला सवाल ये है आपसे। और दूसरी बात ये है कि ये जो अब एस्केलेशन इंडिया पाकिस्तान की हो रही है, इसमें फायदा तो सीधे सीधे अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका तो भारत को कॉलोनाइज करना चाहता है चाइना के अगेंस्ट। तो ये सारे चीजों को आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं, आज हम आपसे ये समझना चाहते हैं। गिरीश जोशी। अभी देखिए, पहले तो इस बात का जो चीजें कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज में सेट नहीं होती है, इसमें आप देखिए 2000 में केपीएस गिल ने पूरा सक्सेसफुल पंजाब ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जिसको ये लोग SATP बोलते हैं, दैट इज साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल। वो अभी भी लाइव है, आप देख सकते हैं, उसमें सारे इंफॉर्मेशन होती हैं। 1,18,000 के उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसने पूरा आपको एक क्रोनोलॉजी बता सकता है कि भाई कहाँ कहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं। उसमें छोटे से छोटा टेररिज्म ग्रुप का भी डिटेल्स दिया हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक डोमेन में नहीं था कि भाई क्या है। अभी ये जो आप अभी नए कोई इसका नाम दे रहे हो, वो TRF, ये TRF अगर आप बोलते हो कि ये अलकायदा का ही एक पार्ट है, तो अलकायदा का सबसे बड़े ऑपरेशन में एक ड्रॉबैक होता है। आप बॉम्बे का इंसिडेंट देखिए, 26/11 का, अजमल कसाब के सामने से निकलता हुआ कैमरामैन ने उसका फोटो निकाला है। वो चाहता तो उसको शूट कर देता, लेकिन ये लोग नहीं करते। टेररिस्ट को तो ये चाहिए कि भाई उनका मैक्सिमम प्रोपोगंडा हो, ये अपने आकाओं तक मैसेज डायरेक्ट पहुंच जाएगा कि हम लोग वहां पे पहुंच गए, हमने ऑपरेशन करें, तो दे विल नेवर शूट द मैसेंजर। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि 2000 लोग थे, सारे पिकनिक मनाने गए थे, सारों का वो प्रोग्राम में मोबाइल चालू होगा। वो एक्टिविटी कैसे हुई? वो गांव के बीचों बीच बॉर्डर में से क्रॉस करके नहीं आए, दैट मींस दे वर हाइडिंग इन द जंगल। तो वहां पे मतलब सैनिटाइजिंग नहीं हुआ, सेंसिटिव एरिया है। अक्टूबर 2000 में आईडी ब्लास्ट हुआ है, 2000 अक्टूबर में श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक हुआ है, 2016 में उरी अटैक हुआ है, 2024 में जम्मू का 44 पीपल वर किल होता है। तो ये शांत एरिया तो नहीं था, लेकिन आपने इलेक्शन प्रोपोगंडा के लिए बोल दिया कि हमने कमर तोड़ दी है, अभी आतंकवादी एक्टिविटी सारी खत्म हो गई है। तो उस चक्कर में आपने चाइना के लिए 1,80,000 करोड़, जो कल 1,80,000 जो सैनिक कम है, वो JD बख्शी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तो उसको आपको अगर चाइना में डिप्लॉय करना है तो आपने एरिया बढ़ा दिया डिलिमिटेशन के बाद। लद्दाख में और कश्मीर में आपने एक ही स्क्वाड रख दी, तो ये मिनिमल था। उसके बाद ताजुब की बात यह है कि 2023 में आप देखिए LK आडवाणी ने पहले रैपिड एक्शन फोर्स का उद्घाटन करा था कश्मीर में, तो उसमें अभी 11th बटालियन 2023 में ऐड हुई है, जिसको ये लोग QAT बोलते हैं, कश्मीर वैली क्विक एक्शन टीम।
तो क्विक एक्शन टीम ये लाई गई है नक्सल एरिया से, जिनको पता है कि जंगल वॉरफेयर कैसे होता है। वो कहां थी टीम? 20 मिनट तक अगर क्विक एक्शन टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है तो देयर इज नो फन इन हैविंग ऑल दोस टीम्स। तो आप अनाउंसमेंट काफी कर देते हो कि ये नक्सल ट्रेनिंग के लिए अब हमें कश्मीर में भेजा गया। 2023 में अगर 11th कोबरा की टीम वहां पे जम्मू कश्मीर प्रेजेंट थी तो वो क्या कर रही थी? और अभी आप देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है कि जो पब्लिक डोमेन में फोटोज आ रहे हैं वो इनके पीछे से आ रहे हैं। इतने 2000 लोगों में किसी ने उनका फोटो ही नहीं निकाला। और पब्लिक शायद डर के भाग जाएगी, लेकिन वहां पे सेंट्रल आईबी का ऑफिसर था, नेवल का ऑफिसर था, वो इतने तो बोल्ड होते हैं कि वो कहीं भी छुप के उनका वीडियो तो उतार ही लेते हैं। मतलब आप क्या छुपाना चाहते हो, क्या नहीं दिखाना चाहते हो। और आप प्रोपोगंडा देखिए कि वो एक लेडी का फोटो आ जाता है, उस पे किसी ने माइम बना दिया तो उसको पुलिस ने 2 घंटे में ढूंढ लिया कि वे किसने माइम बनाया। लेकिन आप आतंकवादियों का स्केच बना रहे हो। और फनी पार्ट इज कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन लोगों पे 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। क्यों? ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि इसमें लोकल आदमी था। अब कोई नहीं बता रहा है। और जैसे ही अटैक हुआ तो हमारे एक बहुत ही जान परिचित हमारे मित्र हैं, वो हर साल 3 ट्रिप्स कश्मीर लेके जाता है। उसने उसका फर्स्ट वर्ड ये था कि कोई गलतफहमी हो गई है, ये लोग कभी भी किसी भी टूरिस्ट को तो अटैक नहीं करते। फुल एरिया में भी जब हम लोग निकलते थे तो लोकली हमको रोक लेते थे कि भाई रुक जाओ, आगे कोई डिस्प्यूट है बाद में जाइएगा। तो वो अपने धंधे रोजगार, उनका तो पूरा लाइवफुड ही अगर टूरिज्म पे चल रहा है। तो आज भी देखिए आप रिएक्शंस कितने आ रहे हैं। वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि ड्राइवर अपने घर पे लेके गया मोमेडियन महाराष्ट्रन फैमिली को, उन्होंने खिलाया पिलाया। तो ये प्रोपोगंडा जो दुख का जो हो रहा है उसके साथ पॉजिटिव स्टोरियां नहीं आ रही। और टूरिज्म को हाथ करके लोकल आदमी सपोर्ट आज तक उन्होंने कभी नहीं करा। ये ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ ही नहीं कि कभी टूरिस्ट को उन्होंने इतना बुरी तरह मारा। तो व्हाट इज द स्टोरी? ये तो पुलवामा की तरह भी कुछ नहीं खुलेगा तो नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि ये लश्कर तोयबा के अगर आतंकवादी होते तो वो धड़ल्ले से वहां खड़े रहते, अपने फोटो निकलवाते और वो वायरल करते। और अभी लेटेस्ट में एलईटी का तो आप देखिए, जो पहले पकड़े गए, आज भी 2 लोगों को मारा गया, उनके पास बॉडी कैमराज होते हैं, दे आर लिंक्ड विद समबडी। और बाकी जो हम बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को पनिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें तो आप देखिए इनका क्रोनोलॉजी की, जब भी अमेरिकन कोई भी वीवीआईपी आता है तो बड़ा इंसिडेंट होता है। 2000 में बिल क्लिंटन आए थे, चिटली सिंगला में 36 सिखों को उनकी फैमिली के सामने अलग करके उनको शूट कर दिया गया। 2000 में ट्रंप की विजिट आई, तब दिल्ली राइट्स हुए थे। G20 के वक्त भी आप देख सकते हो। तो ये मैं नहीं समझता हूँ इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान या कोई लोकल बॉडी, लेकिन किसी पे इल्जाम लगा देना ठीक है। पाकिस्तान की अगर आप इंटरनल पोजीशन देखें तो वो बलूचिस्तान में और वो पश्तून के रिएक्शन से इतना परेशान है। अभी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने ट्रेन में से उतार के लोगों को मार दिया बलूचिस्तानों ने। अब बलूचिस्तान इज गेटिंग अ सेपरेट वे, तो वो कितने फ्रंट पे लड़ेगा? तो अभी वो रोक लेना ये वो सब ठीक है, क्योंकि इजी ब्लेम होता है, किसी पे डाल दो। लेकिन इतना ही अगर आपकी इंटेलिजेंस एक्टिव होती तो अभी तक तो उनके नाम आ जाने चाहिए थे। आप अगर ये साउथ एशियन टेररिज्म पूर्ण देखो तो उसके अंदर सारे डिटेल दिए हुए हैं, कौन से आतंकवादी थे, कितने कितने लोग एक्टिव हैं। तो इंटेलिजेंस फेलियर भी आपका है। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना इजी हुआ, खाली आपको प्रूव करना था और आप तो बोल देते हो। आपने बिहार में, यूपी में भी बोला था, होम मिनिस्टर ने जाके बोल दिया कि बिल्कुल गहने पहन के औरतें घूम सकती हैं, अभी यूपी क्लियर हो गया। तो दे कैन से एनीथिंग, पॉलिटिकल मोटिव से कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल मोटिव से करा गया है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ नहीं हो सकता है। जी। देखिए, पॉलिटिकल मोटिव हो या बिजनेस या इकोनॉमिक मोटिव हो, जियो पॉलिटिक्स के तहत बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कारवाक प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये बात जग जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस में एक तरीके से समन्वय नहीं बन रहा है। उसका वजह यह है कि उन्होंने उनकी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आश्रय दिया, जबकि कोई कंट्री उनको रखने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ इस्लामिक जिहादिस्ट के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान को इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये इस्लामिक कंट्रीज हैं जो टेररिज्म के द्वारा अपना जिहाद छेड़ते हैं। और भारत जो है वो अपनी संप्रभुता, और आपने देखा यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम दंगे जिस तरीके से कराए जाते हैं या जो बातें की जाती हैं वक्फ बोर्ड को लेकर और चीजों को लेकर, तो लोगों में, जो आसपास के देश हैं, उनमें अविश्वास भी बढ़ रहा है भारत के प्रति, कि भारत जो है अब माइनॉरिटीज के प्रति इतना संवेदनशील नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं को मानता नहीं है। कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी बुर्के के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, यूसीसी के नाम पर, तमाम तरीके से इंटरनली भी माइनॉरिटीज पर अटैक कर रहा है। तो क्या ये एक वजह हो सकती है कि जो कंट्री इस्लामिक कंट्रीज हैं या जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है,
कश्मीर में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसी वजह से कश्मीर इज ऑलवेज ऑन फायर। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या ये जो ध्रुवीकरण है हिंदुत्व की राजनीति का, ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि इस तरीके के अटैक आने वाले समय में और हो सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, किसको ज्यादा फायदा है इसका? जो ये अटैक हुआ जिसमें फोटोज रिलीज किए गए, उसके बाद एक बड़ा फोटो भी आया है जिसमें 5 आतंकवादी खड़े हुए हैं, फोटो अप करा रहे हैं, कह रहे हैं यही लोग हैं वो। तो अभी तक ये फोटोग्राफ्स कहाँ थे? ये विधिवत तरीके से बाहर क्यों, ये इंटेलिजेंस अब क्यों काम कर रही है जब कार्रवाई हो चुकी है और लोग भाग गए? एक भी आदमी उनका पकड़ा नहीं गया, एक भी आदमी उनका मारा नहीं गया। और अगर आप वीडियोस भी देखें, जो इतनी दूर से बर्स्ट फायरिंग हो रही थी, और फिर ये आता है गोदी मीडिया इस तरीके से चला रहा है कि उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपसे ये पूछा गया कि आप कलमा पढ़ के सुनाइए। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्केस्ट्रेटेड और स्क्रिप्टेड स्टोरी तो नहीं लगती है गिरीश जोशी जी? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, 2000 आदमी में किसी ने भी उनका फोटो नहीं लिया है। और हम पब्लिक समझ सकते हैं डर जाएगा, इंटेलिजेंस के ऑफिसर या डिफेंस के ऑफिसर इतने कायर नहीं होते हैं कि वो भाग जाएंगे, वो उसे करते रिटेलिएट। लेकिन ऐसे सब फंक्शंस के अंदर लोकल पुलिस इंटेलिजेंस का, स्टेट सीआईडी क्राइम के आदमी होते ही होते हैं। इतना बड़ा फंक्शन जब होता है, आईबी का तो काम ही है। मैं कई आईबी ऑफिसरों को जानता हूं जो कश्मीर में रह के आए थे, वो एयरपोर्ट पे ही रहते थे, वो जाते थे अपना लोकल काम निपटा के आ जाते थे देर, क्योंकि वहां से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं या इमरजेंसी में कुछ एक्शन में आ सकते हैं। डिफेंस के लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे कि भाई वो बगैर काम के किसी रोड पे खड़े नहीं रहें, क्योंकि दे कैन बी ए सिटिंग डक टू फायर। तो वो अपने मूवमेंट्स में, ऐसा नहीं इंटेलिजेंस वर्किंग 100% होगा, लेकिन जैसे सतपाल मलिक जी को फोन करके बोल दिया कि आप चुप रहो, तो अगर आपने किसी एजेंसी को चुप रहने को बोल दिया होगा तो कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन फोटोज का नहीं आना, या अब आपको फोटो, और वो भी न्यूज मीडिया को फोटो कहां से आ गए कि ये 4 लोग थे? और अगर वो 4 लोग थे तो आप उनको ढूंढिए, वो बिल्कुल उड़ के तो बॉर्डर के पार नहीं गए, दिस इज अ प्लेस वेरी फार फ्रॉम द बॉर्डर। तो वो जंगल में घुसने के बाद आपने कौन सा सैनिटाइज किया? आपने हेलीकॉप्टर मूवमेंट कराए, सर्च कराए। अभी मैं आपको ताजों की बात वही मैं बता रहा था कि आप देखिए हमारे पास, सॉरी, जी। हम लोगों ने 2019 तक ऑलमोस्ट 14 to 15 सैटेलाइट्स लॉन्च करी है। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर डिफेंस। आप उसमें ढूंढ सकते हैं, दैट इज RISAT। अब RISAT में 3 कैटेगरीज है, 2B और 2BRI। ये ऑल वेदर भी है, और ये इनके पास इतना कैपेसिटी होता है कि 2 to 3 मीटर्स तक वो बिल्कुल मूवमेंट्स रजिस्टर कर सकती हैं। दे आर स्पेशली फॉर डिफेंस टू गिव रियल टाइम मूवमेंट। उसके बाद एक कार्टोसैट है, 2A, 2 और 2B, वो भी 3 है। उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास लगे हुए हैं। आप देखिए EMISAT भी है, 750 किलोमीटर पे वो सर्वेलेंस कर रही है। वो लोकेट्स एनिमी रडार्स को भी वो लोकेट कर पाती है। मतलब कल अगर वहां से कोई मूवमेंट हो रहा है तो दैट कैन लोकेट योर एनिमी रडार्स एंड मूवमेंट्स विद द रडार्स। MRICO माइक्रोसैट R है, वो भी 19 तक उसको डाउन कराया गया था। शायद हम लोगों ने डिस्कस करा था कि उन्होंने सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट में मूवमेंट में जो फायर करना था मिसाइल से, उसमें भी हम लोग सक्सेसफुल हुए। तो हमने गिराने की भी कैपेसिटी है, हमारे वॉचिंग की कैपेसिटी। और लेटेस्ट में HYSIS भी लॉन्च की गई है, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर नेवी। तो आपकी अगर 12-15 सैटेलाइट्स वहां पे लगी हुई हैं, तो जो रियल टाइम आपको एक्सपोजर दे सकती हैं, तो आपका मतलब सर्वेलेंस ये था कि आपके कंट्रोल रूम में कोई देख ही नहीं रहा है। जब भी इतना बड़ा फंक्शन होता है, आज अगर VIP मूवमेंट होती, तो आप देखिए उनके रोड, जो जहां से हेलीकॉप्टर जाना है, उसका ग्राउंड रोड भी सैनिटाइज होता है कि भाई यहां से खड़े रह के कोई मिसाइल नहीं मार दे। तो आपने ना सैनिटाइज किया, ना इतना बड़ा प्रोग्राम था। लेकिन ये क्योंकि पब्लिक में आपको नैरेटिव देखना था कि कश्मीर बिल्कुल सेफ हो गए, आप जाइए। और गए कौन है? आज आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन देखते हुए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही गए जिनको LTC मिलती है। आप देखिए नॉर्मल पब्लिक विल गो, वो नियरेस्ट में जो घूमने फिरने वाले वो गए, बाकी मेजोरिटी ऑफ देम आर द पीपल हु हैव गॉन ऑन लीव, ऑफिशियल लीव। तो और अभी भी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे। और शर्म की बात सबसे ज्यादा ये है कि आपने सबके वहां पे कॉफिन्स रखे हुए थे होम मिनिस्टरों को आके हार तौला कराने के लिए। हिंदू धर्म में डेड बॉडी जितनी जल्दी बनती है उतने अपने रिश्तेदारों को दे दी जाए ताकि वो उसका विधि करे। तो दिस आर सेमलेस थिंग्स दैट आर हैपनिंग, खाली पॉलिटिकल मोटिव के लिए। लेकिन अब कब पब्लिक उसका रिएक्ट करेगी पता नहीं है। मतलब 100% आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपका इमेच्योरिटी है, और या तो आपकी इक्विपमेंट्स है नहीं और आप फालतू अनाउंसमेंट कर रहे हो, ऐसा माना जा सकता है। जी। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अटारी का बंद कर दिया गया है। बिजनेस के कारोबार जो हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो मैरीटाइम बिजनेस है
जो ऑलरेडी महाराष्ट्र और गुजरात से चल रहा है उस पर कोई रोक नहीं लगी है। इसका मतलब बिजनेसेस एज यूजुअल हैं। मुंद्रा पोर्ट पे कोई ऐसे आवाजाही की मनाही नहीं है कि आप इन कंट्रीज में माल नहीं भेज सकते, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में कुछ और हो। तो मैं आपसे दो बातें समझना चाहता हूं कि ये अटारी बॉर्डर को, इंटीग्रेटेड बॉर्डर को शट करना, सार्क कंट्रीज के वीजास को रद्द करना और अपने वहां से अफसरों को बुलाना, तो इसमें कितनी एस्केलेशन हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, जो ब्रिक्स का कारोबार है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना उसकी पहल कर रहे थे और बहुत सारे 32 कंट्रीज उसमें आ चुके हैं, तो क्या ब्रिक्स के कारोबार से भी भारत को नुकसान होने वाला है इस एस्केलेशन के चलते, या बिजनेस एज यूजुअल है, ये चीजें आती जाती रहती हैं और इससे भारत के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा? दोनों बातों पर, जो एस्केलेशन ऑन द बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बिजनेस विद ब्रिक्स कंट्रीज। एस्केलेशन नहीं होगा। देखिए, एंटीसिपेशन इसके भाई, जैसे ही अगर ये फ्रंट खोलते हो तो आपके पास अभी 2 नहीं 3 फ्रंट खुले हुए हैं। बांग्लादेश ऑल्सो, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी एक्टिव है। तो आपको अगर डिफेंस एक्सपर्ट से आप मानोगे तो दे विल नॉट एडवाइज यू, और इसीलिए क्योंकि आपने 10 लाख का इनाम चारों पे डिक्लेयर कर दिया है, आपने डिप्लोमेटिक वॉर शुरू कर दी, आपने एम्बेसी बंद कर दी, दैट इज योर क्राइटेरिया। नहीं तो अभी तक तो ये सारे बोल पड़ते कि अभी आप वेट करिए, बहुत बड़ा एक्शन आ जाएगा, बहुत ये हो जाएगा। क्योंकि एक तो दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, कश्मीर अपने आप से परेशान है। एक सेफगार्ड ये था कि अफगानिस्तान इज नाउ नॉट मोर कोऑपरेटिंग विद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही वो हो गया है। तो आपने डिप्लोमेटिक मूव अभी तक क्या करा? बलूचिस्तान में डिस्टरबेंस चल रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट, मैंने शायद आपको वीडियो भेजा था, हमारी जो बॉर्डर एरिया है कच्छ की, वहां पे जितने भी दलित भाई हैं, इन लोगों के जो सबसे बड़ा टेम्पल है मातंग देव का, वो पाकिस्तान में है बॉर्डर पे। अभी जो यहाँ से इनका जत्था हर साल जाता है और दे हैव बीन वेलकम्ड वेरी नाइसली एवरी टाइम। वो बोलते हैं हम धर्म के मारे में तो आप आते हो। अभी जैसे करतारपुर का जो गुरुद्वारा खुला हुआ है, वहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, यू इजीली गो एंड कम। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जो चाइना की थियरी है, दैट इज नाउ वर्किंग। आपका ये जो एजिटेशन नहीं चलेगा, आपको पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर दो। आपका सबसे बड़ा हेडेक जो पाकिस्तान में, दैट इज द मिलिट्री रूल। अगर मिलिट्री रूल आप हटवा सकते हो डिप्लोमेटिकली, देन पाकिस्तान इज नॉट बैड फॉर यू। तो डिस्टरबेंस कौन कर रहा है? क्योंकि उनको कमाना है, उनको सारे रिसोर्सेज खा लेने हैं। आज तक जो भी पैसे वाला हुआ है, दैट इज ओनली द, आप देखिए डिफेंस के जितने जनरल रिटायर हुए, दे आर वेल टू डू, दे आर समवेयर इन द वर्ल्ड, और पब्लिक वहां पे वही हालत उनकी पब्लिक की हुई है। तो पीपल आर थिंकिंग डिफरेंट। और पॉजिटिव वर्किंग में आप देखिए, एक आदमी आपको मैं बता दूं जिसपे हम लोगों ने बहुत कम लोगों से ध्यान दिया था। एक बंदा था बाइडेन के टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट वाज डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू। ये इतना मिस्चीवियस कैरेक्टर था कि वो अकेला आदमी किसी भी देश में जाके गवर्नमेंट को बदल देता था। उसने अल्बेनिया में किया है, और लेटेस्ट एविडेंस आप देखें तो वो 15 अगस्त को 24 को ये चेन्नई में आता है, फिर श्रीलंका जाता है, और फिर ये ढाका जाता है। ढाका जाने के बाद रात को ही शेख हसीना ने एक कमेंट करी थी कि वन व्हाइट मैन comes to me and asks me to give सेंट मार्टिन आइलैंड। अब सेंट मार्टिन किसको चाहिए था? अमेरिका को, क्योंकि उनको नेवल बेस बनाना है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। उसके पास वियतनाम चला गया, उसके पास कोई बेस नहीं था। तो सेंट मार्टिन नहीं देने की वजह से उसने बोला था कि मेरी गवर्नमेंट को, 6 साल से चल रहा है एजिटेशन, रातों रात बच्चों का एकदम एक्टिव हो जाता है और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ता है। आप देखिए, उन्होंने अपना नोबेल लॉरिएट को वहां पे, यूनुस को बिठा दिया। ये रेजिम चेंज ऐसे करते हैं। और 6 अगस्त को पाकिस्तान टुडे मैगजीन में जैसे ही 5 को डोनाल्ड लू सारा ये अपना प्रोग्राम करके चला गया, उसके बाद पाकिस्तान टुडे पूरा उसका एपिसोड लिखता है कि वो कैसे आया था। अब वो इतना बड़ा सेक्रेटरी स्टेट, वो दिल्ली में नहीं आता है, वो चेन्नई जाता है, चेन्नई से श्रीलंका जाता है। श्रीलंका में भी उसने कुछ अरेंजमेंट्स करे होंगे, फिर वो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश का रेजिम चेंज करके वो पाकिस्तान में आया। वेयर दे रोड के इमरान खान, क्योंकि वो इंडिया की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो रहा था, तो इमरान खान वॉज एलिमिनेटेड। उसको जेल वेल भेज के, मतलब ये उतनी कैपेसिटी में अमेरिका की ये जो डीप स्टेट है, वो आपकी रेजिम कभी भी चेंज कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो क्या हम भी उसी सिचुएशन में आके बैठ गए, ऐसा लगता है। लेकिन डिप्लोमेटिक मूव ऐसा लग रहा है कि आप चुपचाप चाइना को भी तो एडवांटेज दे रहे हो। अभी आप देखिए, जो बेंगलोर मेट्रो आपका ड्राइवरलेस मेट्रो जो पहला इंडिया में बन रहा था, उसमें आपने वीजास कैंसिल करे तो आपका वो मेट्रो अटक गया। अब आपको लगता है वो अर्जेंसी है, तो अभी आपने फिर सारे चाइनीज टीम को बुला लिया है, दे आर ऑन द वर्क, और शायद दिसंबर तक आपको बेंगलोर में ड्राइवरलेस मेट्रो इंडिया का फर्स्ट ऑपरेट हो जाएगा। तो आपको समझ में भी आ रहा है
कि आपको चाइना की भी जरूरत है। अब फाइन बैलेंसिंग आप डिप्लोमेटिकली कितना कर सकते हो और अपना लोकल पॉलिटिक्स का जो आपका ईगो है वो आप कितना छोड़ पाते हो, इसी पे डिपेंड करेगा। तो काफी फोर्सेस इंडिया के खिलाफ काम कर रही हैं, तो हम सिर्फ पाकिस्तान को आउटलेट करके उनको एडवांटेज दे रहे हैं जो वाकई में इंटरेस्टेड इंडिया को तोड़ने में। और आपने बिजनेस में देख लीजिए, अभी मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है EMAAR, ये दुबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जी। बॉम्बे में, और वो अडानी का कॉम्पिटिटर था धारावी में। सडनली ईडी उसके ऑफिस में जाती है और उसका 834 करोड़ का एसेट सीज कर लेती है, और अभी मैसेज मिला है कि शायद 12,000 करोड़ में वो अडानी ले लेगा। तो आप करना क्या चाहते हो? दुबई से आप दोस्ती भी कर रहे हो, दुबई आप सऊदी अरेबिया में घूम रहे हो, वहां से पाइपलाइन की बात कर रहे हो, आप पानी की लाइन की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ अडानी को फेवर करने के लिए आप दुबई की सबसे बड़ी पार्टी, और उसमें तो आई थिंक इवन रॉयल फैमिलीज आर इन्वॉल्व, उनके शेयर्स हैं उसमें, तो MR को भी आप दबा रहे हो। तो करना क्या चाहते हो? लेटेस्ट डेवलपमेंट आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और टर्की ने मालदीव्स को बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स दिए हैं, उसने वॉरशिप्स दिए हैं, उसने अटैक वेसल्स दिए हैं। तो ये आप हो क्या रहा है? आपका डिप्लोमेसी फेल हो रहा है। जब आपने ऑलरेडी पैसा डाला है, उसको आपने एश्योर किया, तो फिर दूसरे कंट्रीज और टर्की बेसिकली आके वहां पे बैठ रहा है। आपका इकोनॉमिक पूरा कंट्रोल जो है वो अभी आपने ब्लैक रॉक को दे दिया है, तो डेटा भी आपके पास नहीं है, लॉजिस्टिक्स भी आपके पास नहीं है, तो आपका क्या रोड मैप है ये आप देश को नहीं बताओगे तो ऑपोजिशन चिल्लाता रहेगा, लेकिन आई डोंट थिंक दे विल आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस। ये ऐसे ही जैसे पुलवामा बंद हुआ, थोड़ा बहुत एक्शन होगा और बंद हो जाएगा। लेकिन जो बहुत चिल्ला रहे थे गोदी मीडिया कि अभी अटैक हो जाएगा, अभी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, वो तो आपने देख लिया कि पानी बंद करने तक की हमारी हिम्मत है वो हमने कर डाला है जी। प्रधानमंत्री जी से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि देश, आप ही ने बताया कि जम्मू कश्मीर जो है आतंक से मुक्त है, आपने उसको सेफ जोन बताया, आपने उसमें जो एस्केलेशन है उसको कम किया, आपने आर्मी की रिक्रूटमेंट भी कम की, और आपने सीआरपीएफ के जवानों को भी अनंतनाग से उधर नहीं लगाया, जबकि आपको पता है कि साल दर साल कई अटैक अनंतनाग के रास्ते में हो चुके हैं, और ये जो जगह है ये भी अनंतनाग से जो तीर्थ यात्री जाते हैं उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो कॉम्बिंग ऑपरेशंस तो यहाँ पे होने चाहिए थे। तो जिम्मेदारी तो भारत की सरकार की बनती है कि जो यहाँ से टूरिस्ट जा रहे हैं, सैलानी जा रहे हैं, वो आपके एश्योरेंस पे जा रहे हैं। स्टेट में इलेक्शन कराने के बाद उनको स्टेटहुड ना देना और फिर सारी चीजें अपने हाथ में ले लेना, जिस तरीके से आपके गृह मंत्री साहब हैं, जब वो प्लेन में बैठ के जाते हैं तो सारा मीडिया जो है, सारी बाइट्स ये दिखाई जाती हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पे गृह मंत्री जो हैं वो कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर जाना तो उनका दायित्व है, उनकी ड्यूटी है, और ये इंटेलिजेंस फेलियर भी उनकी ड्यूटी है, क्योंकि आईबी और एनआईए तो उनको रिपोर्ट करते हैं। कैबिनेट सिक्योरिटी मीटिंग में आप पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, आपने इंटरनली क्या रेक्टिफाई किए, कौन से वो हेड्स रोल हुए, आपने किसकी जवाबदेही तय की? पहले तो इंटरनली जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भारत की सरकार की है। आप उस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहे, और अब अपने कपड़ों को पाक साफ करने के लिए आप पाकिस्तान पे इल्जाम डाल रहे हैं कि पाकिस्तान तो वैसे ही जूझ रहा है अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से। आपने अभी बताया कि तालिबान अफगानिस्तान में उनको दिक्कत दे रहा है जी, और बहुत सारी और चीजें हैं। इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना डाउन है कि उसके पास साधन ही नहीं है कि वो फिर से इस तरीके की वॉर एस्केलेट करे। उसकी डिपेंडेंसी जो है बांग्लादेश, भारत और नेबरिंग कंट्रीज पे ज्यादा बन गई है, क्योंकि जरूरत का सामान आना है उनको। तो एक तरीके से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहां बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ये कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। जनरल मुनीर का बयान बार बार दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से कुछ हासिल करने के लिए, या अमेरिका कुछ हासिल करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, नहीं दे सकता है, इस पर तो हम लोग चर्चा ही कर सकते हैं। इस पे हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर चीजें जो हैं वो अधर में हैं। जो दिख रहा है उस पे बिलीव करना जो है पॉसिबल नहीं है। गिरीश जोशी जी, आखिरी टिप्पणी, ये जो अमेरिका का अब क्या रुख होगा, भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर अब अमेरिका कितना सशक्त है कि भारत को ब्रिक्स में जाने से वो रोक सकता है? आखिरी टिप्पणी आपकी। नहीं, एक चीज तो देखिए, जेडी वेंस यहाँ पर है, ये अटैक होता है, इसको पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता तो इसको पहला ही स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था यहीं बैठे बैठे।
हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये शायद जेडी वंश इस पे बताएगा, उसने नहीं बोला। मतलब उसको ना पाकिस्तान से रिलेशंस खराब करना है, इंडिया में उसकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी नहीं करेगा। वो एलन मस्क को भी आना है, उसको भी बड़ा धंधा यहाँ पे दिख रहा है। तो वो अगर इक्विवेलेंसिंग कर सकते हैं तो कम से कम हम उसको तो प्रेस के सामने, तुमको वहां पे प्रेस के सामने लाके अगर बेइज्जत करवा सकता है ट्रंप, तो तुम्हारे पास ये मौका था। तुम डरते क्यों इतना इन लोगों से? आज छोटे छोटे कंट्रीज, आज देखिए इमीडिएटली आप क्रोनोलॉजी देखिए, जेडी वेंस का इंडिया का ट्रिप डिसाइड होता है, जी जिनपिंग वहां पे कंबोडिया जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, थाईलैंड जाके उसने सारे अपने अरेंजमेंट्स कर दिए। दे आर रेडी टू नाउ बाय द मटेरियल इन लोकल युआन। वो बिजनेस करता चला जा रहा है, तुम अपने को आइसोलेट करते चले जा रहे हो। जिस दिन आपको लगेगा कि आप अमेरिका की गोदी में बैठ गए हो, उस दिन आपको डिस्टर्बेंस करेगा। दैट इज ऑलवेज बीन द हिस्ट्री। लेकिन अगर जो लोग पॉलिटिकल सर्कल से बाहर आके सोचना चाहते हैं कि चाइना को बर्बाद करने में इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम लोगों ने भी हेल्प करी थी, जिसको ये लोग ओपियम वॉर बोलते हैं। हमारे यहाँ से लोग ओपियम पहुंचाते थे चाइना, लेकिन चाइना ने कभी उस चीज को रिएक्ट नहीं करा। 64 में जब भी आपने एटॉमिक का मैसेज आया था तो अमेरिका वांटेड अ सीक्रेट प्लेन टू फ्लाई ओवर ओडिशा एंड सी वो एटॉमिक प्रोग्राम क्या कर रहे हैं। व्हाई डिड यू हेल्प देम? तो आप पाकिस्तान, चाइना ने कभी खुल के ये नहीं बोला कि भाई इंडिया वाज नेवर बीन अ गुड नेबर टू अस। आपको जब भी पता चला कि डोनाल्ड लू वहां पे आके बहुत गड़बड़ कर रहा है, शायद सेंट मार्टिन आइलैंड वो इससे लिखवा सकता है, तो उस वक्त आपने क्योंकि कोई कमेंट नहीं करी। तो उसने बाकायदा वो अपने जो 450-500 रेंज की मिसाइल की जो थी वहां पे आके उसने अपने स्टेशन बना दिए इंडियन बॉर्डर पे, कि आप कुछ नहीं करोगे, अगर कल अमेरिकन फ्लीट यहाँ के खड़ा हो गया तो पाकिस्तान तो अपनी प्रोटेक्शन देखेगा। तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि भाई आपको पड़ोसी पहला ही रिलेशन, इट इज गुड और ए बैड, यू कैन चेंज अ फ्रेंड नॉट द नेबर। और चाइना ने वो सबको दिखा दिया। आज अफ्रीका की पोजीशन आप देख लीजिए, अमेरिका की फ्यूचर आपको दिख रहा है, यूरोप का फ्यूचर दिख रहा है। उसने बहुत अच्छे से वो चाइना जो भी कर रहा है बहुत ही कैलकुलेटिव मूव्स कर रहा है। अब उसने बोल दिया मैं 200-250% ड्यूटी लगा दूंगा, तो वही आपके रॉयल ब्रांड्स जो वहां बन रहे थे, जो 100 रुपए का माल आप लाख रुपए में बेच रहे थे, उसने बोल दिया लेके जाओ 100 में, आपको 300 में पड़ेगा, बेचो। उसने पूरी उनकी ब्रांड कंपनी, पूरी वो एक समझ एम्पायर ही खत्म कर दिया चाइना ने। और 20 दिन के लिए, 2 महीने के लिए उसने अराइवल ऑन वीजा खोल दिया। जो भी शौकीन आदमी है वो ब्रांडेड जा जाके ला रहे हैं चाइना में, दैट इज गेटिंग सोल्ड। यही सारी चीजें अमेरिका को पागल करे जा रही है। और अभी भी उसमें से वो क्या निकाल देगा, क्या करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। और इसका एक हिडन एडवांटेज आप देखिए, इतना होने के बाद भी फरवरी और मार्च के बीच में रिलायंस को रशिया ने 13.7% ज्यादा ऑयल दिया है डिस्काउंटेड रेट पर। तो एक चीज समझ में आ जाएगी कि बनिए है, ये जानबूझ के लड़ाई नहीं करेंगे, ये अपना बिजनेस का अप्रोच पहले देख लेंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट अब बिजनेसमैन की है तो ये भी कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट ना बिगड़े। नुकसान करने के बाद इतना बड़ा जो हमने एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया है, उसमें इन पे प्रेशर रहेगा कि वॉर ना करें। लेकिन जो एडवांटेज चाइना से चल रहा है, और यूरोप इज ऑल्सो हैप्पी कि रिलायंस इनसे माल ले रहा है, क्योंकि यूरोप विल बी नाउ बी एबल टू बाय पेट्रोलियम मटेरियल फ्रॉम इंडिया। और जो अरेंजमेंट हम इतने साल से रशिया से चला रहे हैं, अब तुम्हारे सैंक्शन लगने नहीं है हम पे, और हम पे सैंक्शन लगाओगे तो तुम ही फंसोगे। तो अमेरिका की पोजीशन देखो, अफ्रीका से फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, सबका आपने, छोटा सा कंट्री नामीबिया जैसी लेडी ने बोल दिया कि भाई सारे अमेरिकन बाहर निकलो। केनिया ने निकाल दिया, नाइजीरिया ने निकाल दिया, बुर्किना फासो के इब्राहिम तोरे के ये एपिसोड के बाद सारा अफ्रीका उठ के खड़ा हो गया है कि भाई अभी हमारा माल हम ही बेचेंगे, आप लोग निकलो। तो एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल धक्का भी लगता चला जा रहा है। नाउ देयर आर नो मोर कॉलोनीज। तो क्या हम चाइना के साथ कनाई वंश में अमेरिका को कॉलोनी बनने दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये फ्यूचर दिखेगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज कर सकती है लेकिन धंधा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो द रे ऑफ जी होप इज कि शायद वो दोनों को पैरेलल चला के कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगा, लास्ट मोमेंट देखेगा। क्योंकि ब्रिक्स में अभी की जो मीटिंग है ब्राजील में, वो सारा पिक्चर क्लियर करवा देगी जुलाई में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जुलाई की मीटिंग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और चाइना के विपरीत दिशा में जाकर भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ग्लोबल साउथ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा बनना और मेक इन इंडिया के टाइगर को खड़ा करने के लिए आपको चाइना की भी जरूरत है। तो आपको अपनी विदेश पॉलिसीज को फिर से रीलुक करना पड़ेगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जोशी जी। नमस्कार। थैंक यू।